So from today onwards, we are going to start pathology of neurology. तो pathology section में first of all these are very important high yield points of common brain lesions जो MCQ में one way or the other जो है ना present करती हैं. ओके सो नंबर वन इज़ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. सो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ठीक है उसका फंक्शन क्या होता है. उसमें बेसिकली हमारे पास एक फ्रंटल लोब का सिंड्रोम होता है जिसके अंदर डिस इनहिबिशन होती है यानी कंट्रोल लॉस हो जाता है ठीक है. इसके अलावा हाइपरफेजिया होता है ठीक है. कंट्रोल लॉस हो गया तो बंदा ज़्यादा खाएगा, हाइपरफेजिया हो देगा, इम्पल्सिविटी होएगी ठीक है, एम्पैथी लॉस हो जाएगी ठीक है. इसके अलावा एग्जेक्टिव फंक्शन यानी कोई भी आप जो प्लान सोचते हो उसको एग्जीक्यूट करने का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाएगा ठीक है. बाकी एक काइनेटिक म्यूटिज्म होएगा और इसके अलावा जो है ये हमें देखा जाता है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में भी ये देखा जाता है. ठीक हो गया, ये था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स राइट. उसके बाद हमारे पास फ्रंटल आई फील्ड आ जाती है ठीक है. तो आईज बेसिक फ्रंटल आई फील्ड और जो पैरामीडियन पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन है ना यानी वो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो पॉन्स के लेवल पे लोकेटेड है ठीक है. आपको पता है रेटिकुलर फॉर्मेशन पूरा ब्रेन स्टेम के थ्रू आउट ऊपर से नीचे पड़ा हुआ होता है ठीक है. और उसका फंक्शन क्या होता है वो यहाँ पे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक होता है ठीक है जो कि ये आपके पास क्या करता है ये हमारे पास हमें अराउजल हमें जो है ना जगाए रखता है. तो आपके पास इसके रिड्यूस लेवल हो जाते हैं फॉर अराउजल एंड वेकफुलनेस अगर आपके पास इसका मसला हो ठीक है या कॉम्प्लिकेशन हो बंदा कोमा में चला जाता है. अच्छा इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि यही वाला रेटिकुलर फॉर्मेशन जो पॉन्स में लोकेटेड है ना वो क्या करेगा और जो फ्रंटल आई फील्ड में लोकेटेड है वो क्या करेगा. तो इन दोनों में आपने ऑपोजिट है ठीक है, एक याद करें. सो आपने याद करें जो फ्रंटल आई फील्ड होती है ना ठीक है वो उसमें जो है ना आइज़ हमारी देखेंगी ब्रेन लीजन की तरफ. यानी कि जो हमें हमें पता है ब्रेन में जहाँ लीजन होती है उसका ऑपोजिट साइड का बॉडी में हेमीप्लेजिया होता है. यानी कि राइट ब्रेन का मसला है तो लेफ्ट पूरी साइड बॉडी की पैरालाइज हो जाएगी ठीक है. तो इसलिए आपके पास जो एक होगा ना उसको हेमीप्लेजिया के साथ वो ऑपोजिट होगा. यानी कि जो आपके पास फ्रंटल आई फील्ड होती हैं ठीक है उसमें हमारी जो आइज़ होती है ना वो आपके पास समझे उस तरफ डेविएट करती है जिस तरफ ब्रेन की लीजन होती है ठीक है. तो आप ब्रेन से याद रखें ठीक है. तो ऑपोजिट हेमीप्लेजिया के साथ हो जाएगा ऑब्वियसली ठीक है. एंड दिस इज सीन इन MCA स्ट्रोक यानी जब आपके पास मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक होता है तब खासतौर पर ये वाला देखा जाता है ठीक है. नेक्स्ट वन इज जो पॉन्स का रेटिकुलर फॉर्मेशन सेंटर का मसला अगर आ जाता है तो वहाँ पे जो है ना इस ऊपर वाले के ऑपोजिट होता है यानी आइज़ ब्रेन लीजन से अवे देखती हैं. ठीक हो गया, ये बात थी. उसके बाद आ जाता है डोमिनेंट पेराइटल कॉर्टेक्स. जो हमारा पेराइटल कॉर्टेक्स है ना अगर उसके डोमिनेंट वाली साइड का मसला हो जाए अगर नॉन डोमिनेंट अगर डोमिनेंट का मसला हो जाए तो एक ग्रेस्टमैन सिंड्रोम होता है जिसमें आपके पास एक ग्राफिया एक एल्क्यूलिया फिंगर एग्नोसिया और लेफ्ट राइट डिसोरिएंटेशन होती है. ये वाले MCQ में पॉइंट्स अगर आए देन यू ऑप्ट फॉर डोमिनेंट पेराइटल कॉर्टेक्स. देन कम्स नॉन डोमिनेंट वाला पार्ट. उसमें क्या होता है कि हेमी स्पेशल निगलेक्ट सिंड्रोम होता है. हेमी स्पेशल निगलेक्ट सिंड्रोम एग्नोसिया ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द वर्ल्ड राइट. तो ये आपके पास इस तरह करके जो है ना हो जाता है. ये वाला सिंड्रोम याद रखना है. देन कम्स बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया अब आगे से जो आ रहे हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दैट अबव. सो बेसल गैंग्लिया में आपके पास जो है ना पेशेंट को ट्रेमर्स होंगे लेकिन रेस्टिंग कंडीशन पे ही होंगे ठीक है. वाइल इसको ना सेरिबेलम से के हेमिस्फीयर की लीजन से फ़र्क करना है कि उसमें इंटेंशन ट्रेमर तो यानी कि जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना तब भी ट्रेमर होते हैं. तो बेसल गैंग्लिया के अंदर आपके पास ट्रेमर्स रेस्ट के ऊपर भी होते हैं, कोरिया होता है, एथिटोसिस होता है और पार्किंसंस डिजीज़ में ये देखा जाता है ठीक है. इसके अलावा हंटिंगटन्स डिजीज़ में भी देखा जाता है. देन कम्स सबथैलेमिक न्यूक्लियस. इसका तो पेट MCQ आता है ना वन लाइनर कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस का अगर डिफेक्ट है तो आपके पास हेमीबिलिस्मस होएगा वो भी ऑपोजिट साइड का. देन मेमिलरी बॉडीज़ क्या होती है उनकी बायलैटरली अगर लीजन हो जाए तब कौन सा सिंड्रोम होता है वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम. ये हमें पता है हमने विटामिन B12 सॉरी B1 जो थायमीन होता है उसकी डेफिशिएंसी में ये पढ़ा था. तो ये वाला सिंड्रोम एसोसिएटेड है मेमिलरी बॉडीज़ की बायलैटरल लीजन के साथ. और जो एमिगडाला होता है ना उसकी अगर बायलैटरल लीजन हो जाती है तो क्यूवर ब्यूसी सिंड्रोम हो जाता है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बेसिकली डिसइनहिबिशन हो जाती है तो हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है. सही है. तो द पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपरफेजिया हाइपरसेक्सुअलिटी एंड हाइपरओरलिटी. दिस इज सीन इन जो ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंसेफेलाइटिस के अंदर. अच्छा उसके अलावा जाता है हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस की अगर बायलैटरल लीजन हुई तो बंदे को जितना आगे का है ना वो भूल जाता है, न्यू मेमोरीज़ वो ना नहीं बना पाता, एंटेरोग्रेड अमनीसिया हो जाता है, नई मेमोरीज़ नहीं बना पाता ठीक है. और ये किस डिजीज़ में अल्जाइमर्स डिजीज़ में देखा जाता है कि बंदा जो है ना उसकी यादाश्त आहिस्ता आहिस्ता जा रही होती है. देन कम्स द डॉर्सल मिड ब्रेन. डॉर्सल मिड ब्रेन के मतलब मिड ब्रेन का जो वो पीछे वाला डॉर्सल एस्पेक्ट है उसका अगर मसला हो जाता है तो वहाँ पे पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होते हैं तो उनके ट्यूमर्स की वजह से ऑफन नहीं होता है. उसको पेरीनोड सिंड्रोम कहते हैं. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया है. अगर इसका मसला हो जाए तो आपके पास रिड्यूस लेवल ऑफ अराउजल एंड वेकफुलनेस होता है मतलब कॉमा की तरफ बंदा लीड करता है ठीक है. देन कम्स मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलर. जब मैंने आपको क्रॉस सेक्शंस पढ़ाए थे पिछले वीडियो में ऑफ द मिड ब्रेन पॉन्स मिडिल ऑब्लोंगेटा तो उसमें मैंने ये वाला पॉइंट बताया था कि एक जगह पे आया था मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस ना. आप ये क्या करते हैं आपके पास आइस के साथ रिलेटेड था आंखों के साथ इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थल्मोप्लीजिया कराता है. प्लीजिया का मतलब होता है मसल्स आंखों के वाले जो होते हैं ना वो ख़राब हो गए. सो इम्पेयर्ड आपके पास जो है ना खासतौर एडक्शन होती है तो इप्सिलैटरल आई उसी सेम आई जिसका मसला है ना उसकी जो है ना वो एडक्शन नहीं हो पाती ठीक है. इसके अलावा निस्टैग्मस हो जाती है कॉन्ट्रोलैटरल आई की
ठीक है, साथ साथ एबडक्शन भी उसकी हो जाती है। तो ये एक तरह से टिपिकल फीचर्स आ रहे होते हैं पेशेंट के अंदर, देखने को मिल रहे थे साइंस। और दिस इज़ सीन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये पता हो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मीडियल लॉन्ग फेसिकुलस का मसला होता है, जिसकी वजह से इंटरन्यूक्लियर थर्मोप्लीजिया आ जाता है। ओके, देन कम सेरिबेलम। सेरिबेलम का एक हेमिस्फीयर साइड वाले होते हैं, वर्मी सेंटर का पार्ट होता है, जो हम लोगों ने प्रॉब्ली कल पढ़ा था। ओके, सो जो हेमिस्फीयर साइड वाले होते हैं ना, बेसिकली टेंशन, ट्रेमर्स, लिम्ब का एटैक्सिया, लॉस ऑफ बैलेंस में काम आते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास डैमेज हो जाता है ना, तो आपको उसी साइड के ना, सेम साइड के ना डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। बंदा उसी साइड पे स्वे करता है, यानी उसी साइड पे गिरने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ये लैटरली लोकेटेड है ना, तो लैटरल जो हमारी लिम्स भी लैटरली लोकेटेड हैं, तो वो इस तरह याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ये आपके पास जो सेरिबेलम का सेंटर वाला वर्मिक्स का पार्ट है ना, तो वो हमारी बॉडी के सेंटर वाले पार्ट को ही कंट्रोल करता है, एटेक्सिया को, ठीक है। यानी ड्रंकन सेलर गेट भी इसको बोलते हैं। इसमें निस्टैक्सिया होता है और निस्टैग्मस होता है, डिसआर्थरिया होता है, ठीक है। और जब आपके पास इसकी डिजेनरेशन होती है ना, तो दैट इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक अल्कोहलिक ओवर यूज। वर्मिक्स हमारे पास सेंट्रल लोकेटेड है, तो सेंटर बॉडी इफेक्ट होगी, ठीक हो गया, यानी गेट का मसला होएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट कम्स हमारे पास एबनॉर्मल मोटर पोस्चरिंग, ठीक है। अब ये मोटर का पार्ट है, नॉट सेंसरी, एक चीज़। दूसरा, इसमें दो टाइप्स की पोस्चरिंग आती है, एक होती है डी कॉर्टिकेट और एक होता है डी सेरिब्रेट, ठीक है। अब डी कॉर्टिकेट मतलब कॉर इसमें आ रहा है, यानी कॉर्टेक्स, राइट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मसला आ रहा है, और इसको फ्लेक्सर भी कहते हैं। अच्छा, ये ना अबव द ऑफन मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे होती है, ठीक है। यानी जो रेड न्यूक्लियस पढ़ा था ना हमने ब्रेन स्टेम के अंदर, उससे ऊपर ऊपर होता है ये मसला। तो कॉर्टेक्स वर्ड में ही आ रहा था, इसलिए कॉर्टेक्स के लेवल पे होती है, ऊपर ऊपर मसला होता है रेड न्यूक्लियस के। और आपके पास जो ट्रैक्स इसमें अफेक्टेड होते हैं, रूब्रोस्पाइनल और वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो खासतौर पर इन दोनों ट्रैक्स के मसले की वजह से जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा दिस वन, ठीक है। तो आप देख रहे हो इनके इनके जो हाथ हैं, ठीक है, वो आपके पास हार्ट की तरफ आए हुए हैं, ठीक है। तो अब पूरी की पूरी अपर लिम्ब की फ्लेक्शन हुई हुई है, और जो लोअर लिम्ब में पूरे एक्सटेंड हुए हैं। एक पार्ट याद रखना और दूसरा ऑपोजिट है, ठीक है। दूसरे में क्या होएगा, दूसरे में ना डी सेरिब्रेट यानी एक्सटेंसर पोस्चरिंग आ रही है, ठीक है। अब बंदा सारा का सारा एक्सटेंसर, नाम में एक्सटेंसर है ना, तो पूरा का पूरा एक्सटेंशन आ रही होगी, लिम्स भी, अपर लिम्ब भी, लोअर लिम्ब भी, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट का मसला होता है, जबकि वहाँ पे वेस्टिबुलर के साथ साथ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का भी मसला था, ठीक है। और ये आपके पास ना ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो रही होती है, बिटवीन द रेड न्यूक्लियस एंड द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक याद करना है ना, तो दूसरा उसका ऑपोजिट होगा, और इमेज से तो बहुत ही अच्छी तरह याद रहेगा आपको। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रोक, यानी कि आपके पास स्ट्रोक जो होता है वो ऐसे दो किस्म का होता है, इस्कीमिक स्ट्रोक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे हमारे पास इस्कीमिक ब्रेन डिजीज़ यानी स्ट्रोक पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है। अच्छा, इसमें बेसिकली आपके पास इरिवर्सिबल न्यूरोनल इंजरी होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। आप जैसे ही आपके पास ऑक्सीजन कम होना, हाइपोक्सिया, उसके 5 मिनट्स आपके पास सिर्फ होते हैं, 5 मिनट्स के बाद फ़ौरन से इरिवर्सिबल न्यूरोनल इंजरी हो जाती है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद, 5 मिनट्स। उसके बाद आ जाता है कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मोस्ट वल्नरेबल नंबर 1 पे हिपोकैम्पस आता होता है, ठीक है, उसका CA1 रीजन। उसके अलावा नियोकॉर्टेक्स, अच्छा ये ना निमोनिक से याद करते हैं, वल्नरेबल हिपोज नीड प्योर वाटर, ठीक है। तो एक तो हिपोकैम्पस आ गया, दूसरा आ जाता है नियोकॉर्टेक्स, उसके बाद आ जाता है सेरिबेलम का कौन सा, परकंजी सेल्स उसके अंदर जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर में वाटरशेड एरियाज, राइट। तो ये हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, सारी की सारी ये मोस्ट वल्नरेबल होती हैं टू इस्केमिक चेंजेस, राइट। तो इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक की इमेजिंग हम कौन से करते हैं, ठीक है। जो हमने हेमरेज को एक्सक्लूड करना होता है ना, लेकिन हमने ये जो टिश्यू प्लाज्मेशन एक्टिवेटर होता है ना, उसको देने से पहले पहले हम लोगों ने हेमरेज को रूल आउट करना है बाय डूइंग नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन, एक चीज़। दूसरा जो CT जो होता है ना, वो आपके पास कब डिटेक्ट करता है, और MRI कैसे डिटेक्ट करता है, वो भी डिफ्यूजन वेटेड। या आपको बताना चाहिए कि MRI कराने से जल्दी चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, आधा घंटा तकरीबन लगता है, जबकि इसमें 6 से 24 घंटे लगते हैं जब CT स्कैन की बात की। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पता होने चाहिए इसमें, जो है ना, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर से इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर पिग्नोटिक चेंजेस आ जाएंगी, रेड न्यूरॉन्स, ठीक है। और अगर अगर हम उसी 24 घंटे के आगे 72 आवर्स तक ले जाएँ, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग डेज़ में 3 to 5 डेज़ की बात करें, तो न्यूट्रोफिल्स का अगला स्टेप मैक्रोफेजेस होता है। मैक्रोफेजेस जो है ना ब्रेन के अंदर, उनको कहते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स। ये पूछा जा सकता है वो कब आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला 1 to 2 वीक्स के अंदर, और 2 वीक्स के बाद तो स्कार बन जाता है। खैर 1 to 2 वीक्स के अंदर रिएक्टिव ग्लायोसिस होती है, यानी एस्ट्रोसाइट्स आना शुरू हो जाते हैं, वेसल्स की प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और बाद में आपके पास स्कार बन जाता है, फाइनली ग्लायल स्कार उसको कहते हैं। ओके, देन कम्स इस्कीमिक स्ट्रोक। इसमें फाइनली पहले इस्कीमिया हुआ, ठीक है, फिर ऑब्वियसली उसके बाद इन्फार्क्शन हुआ, उसके बाद नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कौन सी होती है ब्रेन में, हमें पता है CNS के अंदर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। और बाकी सारी बॉडी में कोएगुलेटिव होती है। अच्छा, इसमें ना 3 टाइप्स होती हैं इसकी, एक थ्रोम्बोटिक, एम्बोलिक एंड हाइपोक्सिक। सो थ्रोम्बोटिक के अंदर क्या होता है, इसमें क्लॉट फॉर्मेशन डायरेक्टली एट द साइट ऑफ इन्फार्क्शन, एक बात। कॉमनली इन द, ये आपके पास जो MC होती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ पे यूजुअली बनती होती है, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास जो रप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग होता है ना, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाती होती है, सिंपल। एंड जो एम्बॉलिक, वहाँ से जो है ना डिसलॉज करना, यानी कि आपके पास एम्बुलेंस जाता है, अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है, ठीक है। और वो आपके पास मल्टीपल वैस्कुलर टेरिटरीज में अफेक्ट कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर आता है, ठीक है।
हम कहते हैं किसी को माइट्रल स्टेनोसिस हुई हुई हो, उसको फिर एफib डेवलप होता है, उसके बाद ऊपर जाके वो स्ट्रोक करा देता है। ये बात कैरोटिड आर्टरी की स्टेनोसिस हुई हुई होती है, जब डीवीटी अगर हो आपके पास विद पेटेंट फोरामेन ओवेल, तो उससे शिफ्ट करके फटाफट से पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म हो जाती होती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर ये काम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर जो हाइपोक्सिक टाइप है इसकी स्ट्रोक की, तो उसमें क्या होता है, आपके पास जैसे ही आपके पास हाइपोपर्फ्यूजन हुई है या हाइपोक्सीमिया हुआ है, तो तब ये हाइपोक्सिक कॉज डेवलप इसका होता है, ठीक है। और ये कब होता है, कार्डियोवास्कुलर जब सर्जरीज करते हैं तब इट टेंड्स टू अफेक्ट द वाटरशेड एरियाज, जो मैंने आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ कि कौन कौन से वाटरशेड एरियाज होते हैं पिछली वीडियोज़ में हमारे ब्रेन में, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं हम लोग, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर तब सिर्फ दे सकते हैं अगर तो पेशेंट जो है ना वो अपने ऑनसेट के 3 to 4.5 आवर्स के बीच बीच में, ये भी एक एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगर जो है ना 3 to 4.5 आवर्स ऑफ ऑनसेट से पहले पहले बंदा प्रेजेंट करे तो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर देते हैं, और अगर कोई जो है ना वो हेमरेज या रिस्क ऑफ हेमरेज नहीं है, ठीक है, या फिर उसकी जो है ना and there is a reduced risk with medical therapy. So in medical therapy you'll give aspirin or clopidogrel, right? Then if a patient is having blood pressure, blood sugar levels high, then you'll control optimum control of them. Then also lipids, smoking cessation, and treat the conditions that are that causes increased risk of stroke, for example atrial fibrillation, carotid artery stenosis, right? Then what is focal neurological deficit, ठीक है, it is a brief reversible episode of local neurological dysfunctioning without any acute infarction, यानी MRI कराएंगे तो वो नेगेटिव आ आएगा, ठीक है, with the majority resolving in less than 15 minutes. So it is a transient ischemic attack in which ischemia occurs, for example embolus, small vessel stenosis, etc. And it can present with amaurosis fugax. It is transient visual loss, right? Due to retinal artery embolus from carotid artery disease. So इसमें पेशेंट का ना थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली बिल्कुल विजन चली जाती है। सो और दूसरा जो इस्कीमिया होता है वो लेस दैन 15 मिनट्स के बाद वापस रिवर्सिबल होता है। सो दिस इज ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक. Then next comes the cerebral edema. Cerebral edema is fluid accumulation in the brain parenchyma, which can lead to increased intracranial pressure. It has got two types, cytotoxic and vasogenic. So in cytotoxic, what happens is cyto means cell. So intracellular fluid accumulation occurs due to osmotic shift. For example, if you've got dysfunctioning of sodium potassium ATPase pump, dysfunction that is not working well, so that will lead to increased intracellular sodium, right? And the cause, what is the cause? So the cause, it is caused by ischemia, early ischemia. Also when blood levels of ammonia are very high, also when there is this condition, syndrome of inappropriate ADH secretion, then there is this cytogenic edema, cytotoxic edema occurs. In case of vasogenic edema, what happens is that there will be in the vessels, like the extracellular fluid accumulation occurs. Why? Because of the disruption of the blood-brain barrier, there is increased permeability, and this occurs. And what is the cause? Late ischemia causes vasogenic edema, or any kind of trauma, hemorrhage, inflammation going on, and tumors. So these are the causes of vasogenic edema. So one must differentiate between cytotoxic edema and vasogenic edema, which occurs in the early phase of ischemia and late phase of ischemia respectively. So the next topic is very high yield, which is the effects of stroke in all the territories of, in the main territories of brain. So which we will learn in the next video. Okay, stay tuned. Share with your friends. Thank you so much.